गुड इवनिंग। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जिसमें हमारी पिछले वाली क्लास में हमने बात कर लिया था ऑटोमोबाइल सेक्टर की, सीमेंट के मामले में बात किया था, कोल के मामले में बात किया था और कुछ बेसिक डाटा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जीवीए में इसका कंट्रीब्यूशन और फिर अलग अलग बातें उससे रिलेटेड हमने की थी। तो आज उसी क्रम में हम बचे हुए पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अपन इकोनॉमिक सर्वे में ये जो चीजें सेक्टर वाइज बना रहे हैं, ये आपको रेडीमेड जो है वो आपके आंसर का वैल्यू एडिशन मिल जाता है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए जो डाटा होते हैं अलग अलग सेक्टर के उनके लिए भी। तो इसलिए आप इसको एक साथ में जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी में पढ़ें, उसके बजाय जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं उनके साथ में मिक्स और मैच करके और उसमें वैल्यू एडिशन अपडेट करना और वो सारी चीजें, ये तो हो गई बात पुराने वाले बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन का कोर्स पूरा कर रखा है या जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ रखा है या फिर और दूसरे एग्जाम के लिए जिन्होंने इकोनॉमी की थोड़ी बेसिक समझ पहले पैदा कर रखी है। जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं उसको समझ विकसित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर कौन से सेक्टर और भारत में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में सरकार के द्वारा क्या पॉलिसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, आप अपने एग्जाम के हिसाब से रेस्पेक्टिव कैटेगरी का डाटा अपने नोट्स में ऐड कर लें या पीडीएफ में हाईलाइट कर लें। तो अब इसी क्रम में हम ऑटोमोबाइल के बाद में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रमुख सरकारी पहल। सरकार का पूरा जोर जो अपने परंपरागत डीजल और पेट्रोल वाहन है उसको हटा करके उनको सड़क से अलग करके उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाने का है, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो और चाहे वो लोडिंग व्हीकल हो, चाहे वो कार, बसें हो, एम्बुलेंस हो या और कोई भी चीजें हो। ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार? क्योंकि दुनिया के साथ हमारा कमिटमेंट है कि हम पेट्रोल और डीजल की खपत घटा के ग्रीन हाउस गैसों का लेवल कम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कम करने से संबंधित जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके। तो उसी संदर्भ में भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम चलाई थी और उस पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया सितंबर 2024 में और सितंबर 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर हमने 10,900 करोड़ रुपए का एक जो है वो खर्च करने का प्लान बनाया, किसमें? ई व्हीकल्स को बनाने के केस में बढ़ावा देने और उनका संचालन करने। और साथ में एक बार जो ई व्हीकल हम लेते हैं तो उसके अंदर ग्राहक है, उसके दिमाग में पहला एक सवाल आता है कि इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद अगर मुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े तो बीच में मैं दूसरी बैटरी कहां से लाऊंगा अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो जब भी ईवी की बात आती है तो ईवी को बढ़ाना एक बात है, ईवी की बैटरी को रिचार्ज करना और उस रिचार्ज से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसलिए पीएम ई ड्राइव स्कीम में ई व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना तो है ही है, साथ में जैसे जगह जगह पे पेट्रोल पंप खुले हुए वैसे ही फास्ट चार्जिंग जो है वो उन स्टेशन को भी खोलना इसमें शामिल है। उसके लिए बजट कितना रखा गया? 10,900 करोड़ रुपए का। उसके लिए जो अवधि रखी गई वो 2 साल के लिए इतना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लस चार्जिंग स्टेशन को डेवलप करने में, जिसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल सब्सिडी इसमें से 3,669 करोड़ रुपए की जो वो प्रोत्साहन, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री इनको बनाती है, जो खरीदते हैं ग्राहक, उनको तुलनात्मक रूप से कम पैसा खर्च करना पड़े ताकि वो सस्ता पड़े उनको इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो ई व्हीकल खरीदे। तो उसके लिए 3,679 करोड़ की सब्सिडी और इसमें अलग अलग ई व्हीकल उसके लिए ये नंबर अपना दिया गया है। अब उसके बाद में पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र। मान लो क्या होता है कि सरकार कहे कि आप पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के बजाय ईवी खरीदो और उसी कैटेगरी में आ जाती हैं फिर बसें, बड़ी वाली बसें। अब बस का ऑपरेटर जो है वो कहेगा कि साहब हम खरीद लेंगे, लेकिन मान लो कि ई बस को मेंटेन करने में, चलाने में और ई बस के थ्रू हम व्यापार करें, अपना जो हम ट्रेवलिंग सेवा उपलब्ध कराएं, उसके दौरान हमें घाटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए इंसेंटिवाइज करने की बात यहां पर कही गई है कि पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र, ताकि ई बस ट्रेवलिंग, कोई ट्रेवल एजेंसी अपने बेड़े में ई बसें शामिल करती है और उससे उसको व्यापार में नुकसान या घाटा होता है तो उस बात की सुरक्षा देने के लिए यह स्कीम काम करती है।
तो ये ज्यादा से ज्यादा ई बसों को समर्थन देना, 38,000 से इलेक्ट्रॉनिक बसों की तैनाती करना, उस तरीके से ई बसों को चलाने के दौरान अगर शुरुआत में किसी को कोई घाटा भी होता है तो उसको कंपनसेट करने के दृष्टिकोण से ये किया गया है। उसके बाद में जो है वो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद में अपना अगला सेक्टर आता है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री वाले में, वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। भारत जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से एक हब के रूप में विकसित हो रहा है। पिछले जो है वो 10 सालों में भारत के अंदर 30 गुना ज्यादा इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन मोबाइल निर्माण की मैकेनिज्म जो है वो बढ़ गई है। अपने 2015 की तुलना में 2025 में हमने मोबाइल कंस्ट्रक्शन, मोबाइल निर्माण में कितनी ग्रोथ हासिल की है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 30 गुना ज्यादा, जिसमें दोनों चीजें हैं। एक तो मोबाइल बनाने में अपने स्वदेशी ब्रांड और दूसरे विदेशी ब्रांडों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंडिया में की जा रही है। जैसे स्वदेशी ब्रांड में आप देखोगे तो लावा, कार्बन या फिर जोलो करके मोबाइल आते हैं जो सस्ते सेगमेंट में बिकते हैं। वहीं दूसरे सेक्शन में देखोगे तो रियलमी, Xiaomi या फिर आपके ओप्पो या फिर आपका सैमसंग या एप्पल, इनका भी तेजी से अपने यहां पर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मोबाइल का निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से उभरा है और ये एक अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है जो बहुत कम देश ऐसा कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम देखें तो वित्त वर्ष 25 में तीसरी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली निर्यात श्रेणी है अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रिफाइनरी प्रोडक्ट, जिसमें सभी प्रकार के पेट्रोल, डीजल या फिर एविएशन वाले फ्यूल, वो सब चीजें। दूसरा अपना एक्सपोर्ट किसका है? ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, जो अपने गाड़ी वगैरह के उनके वाहन, कल पुर्जे वगैरह होते हैं। और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट करने में जो हमारा नंबर आता है वो क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे ज्यादा अपन किसका जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मोबाइल का। तो मोबाइल जो अपना इलेक्ट्रॉनिक निर्यात होता है उसमें सबसे प्रमुख कौन है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, जो लगभग 30 गुना वृद्धि हुई है और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है आफ्टर चाइना। भारत सबसे दूसरे नंबर का बड़ा है, जिसमें देसी ब्रांड भी है और विदेशी ब्रांड, दोनों का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, घरेलू उपयोग भी कर रहे हैं और विदेशों में भी हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद में हम फार्मास्यूटिकल में क्या किया जाता है? दवाओं का, वैक्सीन का, इनका निर्माण किया जाता है। फार्मास्यूटिकल के मामले में इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दवाइयों की दुकान। हम जो है वो जेनरिक ड्रग्स, अच्छा एक शब्द होता है पेटेंटेड ड्रग्स और एक होता है जेनरिक ड्रग्स, इन दोनों में अंतर आप जानते हैं? जेनरिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स को कहते हैं? वे कोई भी जब नई दवा बनाई जाती है, नई ड्रग्स बनाई जाती है, नई दवा बनाई जाती है, तो उसको उसका केमिकल फॉर्मूला किसी ने बनाया है। वो केमिकल फॉर्मूला किसी ने बनाया है, उसके बाद उसने किसी को, दवा बनाने वाली कंपनी को, उस केमिकल फॉर्मूले का यूज करके वो दवा बनाई जा सके उसका राइट दिया है। अब वो केमिकल फॉर्मूला किसी इंस्टीट्यूट ने या व्यक्ति ने जब खोजा, बनाया, तो उसका दिमाग भी लगा, उसके टाइम भी लगा, पैसा भी खर्च हुआ सारा। अब वो उसको केमिकल फॉर्मूले के आधार पर दवा बिकेगी तो वो पैसा रिकवर होगा। अब केमिकल फॉर्मूला तो बनाए कोई कंपनी या व्यक्ति और उसको बना के हर कोई बेच रहा है, तो इस व्यक्ति को क्या मिला? तो इसलिए जब केमिकल फॉर्मूला बनता है तो उसका पेटेंट या कॉपीराइट करवाया जाता है और उस पेटेंट के आधार पर सिर्फ वो व्यक्ति खुद या वो कंपनी खुद या किसी को वो राइट दे, वही बना के उस दवा को बेच सकता है। तो इसका मतलब उस दवा को जब बेच रहा होता है तो उसके जो है वो पेटेंट के या उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ पैसे होते हैं इस दवा में। इसलिए जो दवा बना के बेची जाती है वो पेटेंट वाली दवा होती है, उसको ब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं और वो महंगी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दवा के खर्चे के अलावा इस कंपनी या व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा रॉयल्टी का भी प्रावधान होता है। लेकिन क्या ये जो केमिकल फॉर्मूला इस व्यक्ति ने खोजा, उस आधार पर जो दवा बन रही है वो अनंत काल के लिए ऐसे ही रहेगी? नहीं, 20 साल बाद वो क्या हो जाएगी? ऑफ पेटेंट हो जाएगी और 20 साल बाद में उसको कोई भी बना के बेच सकता है ना, ऑफ पेटेंट हो जाएगी। अब 20 साल बाद जब ऑफ पेटेंट हो जाती है तो फिर उसको कोई भी कंपनी बनाती है तो वो तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है। कोई भी दवा या ड्रग्स होती है उसके अंदर होता है एक तो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। एपीआई में उस दवा का वो हिस्सा होता है, उस कोई भी एक टेबलेट है या अपने पास सिरप है, उसके अंदर जो अपनी बीमारी जिसके लिए हम दवा ले रहे हैं
उसको ठीक करने की जो दवा होती है वो एपीआई कहलाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। ये कई बार जनरल साइंस के टर्म में आती है। और फिर मान लो कि अपने को टेबलेट बनानी है, तो ऐसा थोड़ी कि उसमें पूरी की पूरी टेबलेट पैरासीटामोल की ही बनी है या पैरासीटामोल उसका एपीआई है। तो बीमारी ठीक कौन कर रहा है? पैरासीटामोल। लेकिन वो जो अपनी टेबलेट है उसमें पैरासीटामोल तो मान लो 2% ही है, बाकी 98% क्या है? उसमें बाइंडर है या उस दवा को सेफ साइज देने वाली चीजें हैं या फिलर है। तो जो उस टेबलेट को बनाए रखने में मदद करता है या बाइंड करने में मदद करता है उसको क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से उन चीजों एक्सिपिएंट। और जो दवा होती है उसमें क्या कहते हैं? उसको एपीआई। तो भारत जो है वो सस्ती एपीआई उपलब्ध करवाने के मामले में, वो दवाएं जिनका पेटेंट ऑफ हो गया है, ऑफ पेटेंटेड दवाएं हैं और उससे एपीआई बनाना आसान होता है, सस्ता होता है, उस मामले में दुनिया में बड़ा स्थान है भारत का। और भारत अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका को जेनरिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स? वे दवाएं जिनके पेटेंट का टाइम ऑफ हो गया है, तो वो सस्ती दवाएं होती है, उनको बनाने में सबसे बड़ा योगदान इंडिया का है। तो उसको लेकर के इस बात को ध्यान रखें। तो दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं बनाता है चाइना, 2 नंबर पे यूएसए और उसके बाद 3 नंबर पे इंडिया। उसमें भी देखिए तो अपना वित्त वर्ष 2025 में 191 देशों को हमने दवाओं का निर्यात किया। अपने देश की जरूरतें तो पूरा करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। 50% से अधिक एक्सपोर्ट अपना अमेरिका और यूरोप को गया है। और मूल्य यानी कि कितने पैसे की दवा हमने भेजी, उसमें विश्व निर्यात में अपना 11वां स्थान है, क्योंकि अपनी दवाएं तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें, मात्रा के हिसाब से ज्यादा हो सकती है, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से अनब्रांडेड दवा हम बेचते हैं, ओ पेटेंट वाली दवाएं बेचती हैं, तो मूल्य के हिसाब से अपना कौन सा स्थान आता है? 11वां। और विश्व में दवाओं के मामले में अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले व्यापार में कितनी हिस्सेदारी? 3% की है। जेनरिक दवाएं जो पूरे विश्व में होती हैं, अब ये बात तो समझ में आ गई, जेनरिक दवाएं कौन सी दवाएं हैं? जिनका पेटेंट का टाइम पूरा हो गया है और उनको कोई भी बना सकता है। तो जेनरिक दवाओं की मांग अपन दुनिया में 1/5 20% अपन पूरा करते हैं। कम लागत वाली वैक्सीन के मामले में भी अपन अग्रणी है। वैक्सीन निर्माण में अपने यहां पर भारत बायोटेक या फिर बायोकॉन जो किरण मजूमदार शाह की कंपनी है, या फिर जो है वो दूसरी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पर बल्क में वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकती है और वैक्सीन का जो है वो एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। कौन सी वैक्सीन? खास करके एक तो डीपीटी वाली, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और ये सारी बीसीजी और खसरा, इनकी हम देते हैं। इसके अलावा दवा और वैक्सीन के अलावा हम चिकित्सा में काम में आने वाले उपकरण, जिसमें इम्प्लांट होने वाले कोई भी, जैसे हड्डी टूट जाती है, रोड वोड डलती है, पेसमेकर या दूसरे कोई भी है, उनका भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट अपना है। 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है चिकित्सकीय उपकरणों का। कौन से साल में? वर्ष 2025 में। तो अपने दवा के क्षेत्र के लिए खास बात, इंडिया की स्पेशलिटी है जेनरिक ड्रग्स। दूसरा, हम अपना जो जितना एक्सपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं अमेरिका और यूरोप को, है ना। और इसमें जेनरिक ड्रग्स में जो है वो एपीआई का एक कंसेप्ट होता है, और कोई भी दवा होती है एपीआई और एक्सिपिएंट दोनों होते हैं, उन बात को ध्यान रखना है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये दोनों बातें अपने लिए काम की है। पूरी दुनिया में हम तीसरे स्थान पर, अपना अगर पैसे के हिसाब से देखा तो 11वां स्थान, अपनी कुल दवा है उसका एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप को, और जेनरिक दवाओं की अपन 20% आपूर्ति करते हैं। तो एक प्रीलिम्स का अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से यह सवाल बन जाता है। उसके बाद देखें तो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भारत सरकार ने इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल की है। तो इसके लिए एक तो जो मेडिकल डिवाइस बनाई जाती है, चिकित्सा उपकरण, जिसमें शरीर के अंदर इंप्लांट होने के लिए या फिर हॉस्पिटल वगैरह में काम में, चाहे जो वो जांच के उपकरण हो या फिर पेशेंट को हैंडलिंग करने के उपकरण हो या फिर चिकित्सा के दौरान ऑपरेशन करके जो बॉडी में डाले जाते हैं वो उपकरण हो, उन सब के लिए उन उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन तेजी से बढ़े, उसके लिए प्रोत्साहन स्कीम है। कहां? यूपी, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद में बल्क ड्रग पार्क्स को प्रोत्साहन के लिए स्कीम, जिसमें गुजरात, हिमाचल और आंध्र प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ में विश्व स्तरीय पार्क। ये बल्क ड्रग पार्क क्या होते हैं? जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट नए केमिकल फॉर्मूले का चलता रहता है, उसके बाद जो है वो स्टार्टअप के लिए यहां पर सुविधा होती है, और उसके बाद बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए यहां पर होती है, इन्वेस्टर होते हैं। कुल मिला के सारी चीजें जो दवा को दिमाग में आता है कोई केमिकल फॉर्मूला, और उससे फिनिश गुड बन के बाजार में पहुंचने तक,
जो चीजें चाहिए वो एक साथ में उपलब्ध हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बल्क ड्रग पार्क कहलाते हैं। और उसके लिए गुजरात, हिमाचल और आंध्र प्रदेश। वैसे भी अपने गुजरात में बहुत ज्यादा दवाएं बनती है, हिमाचल प्रदेश जो अपने बद्दी के आसपास वाला एरिया है वहां पर खूब सारी, आंध्र प्रदेश में खूब सारी दवाएं बनती है। और इन्हीं में और ज्यादा बेहतर विश्व स्तरीय सेवाएं विकसित करने के लिए यहां पर 3,000 करोड़ रुपए की योजना चलाई है। दवाओं के बाद में आता है कपड़ा। कपड़े के एक्सपोर्ट में नंबर 1 कौन आता है? चाइना आता है। 2 नंबर पे कौन आता है? अपने पड़ोस में बांग्लादेश आता है। अपनी पोजीशन बीच में कपड़े वाले मामले में थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, यूएस वगैरह ने बीच में टेरिफ वाला मामला किया और उसको चलते बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई। अपने इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी इकाइयां बांग्लादेश में भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक गरीब है। गरीब देश के अंदर अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो यूरोप में वही कपड़े भेजने के लिए, अमेरिका में वही कपड़े भेजने के लिए कार्बन वाले टैक्स में रियायत मिलती है और दूसरी रियायतें मिलती है। अब चूंकि भारत के बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में था और पिछले दिनों जो बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ उसको लेकर एक स्वाभाविक चिंताएं भी थी कि अपने बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, खास करके जो क्लॉथ वाला सेक्टर है, कपड़ा बनाने वाली मील और इंडस्ट्री है उसके अंदर। और इसलिए आधे मतलब बांग्लादेश के अंदर जो कपड़ा बन रहा है उसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगदान तो अपना ही है। तो हम कपड़े को लेकर देखें तो अपनी जीडीपी के अंदर जो कपड़ा से संबंधित इंडस्ट्री है उसका योगदान 2% है। जो कंस्ट्रक्शन वाला सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जीवीए को अगर अपन 100% माने कंस्ट्रक्शन सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर का, तो उसमें 11% योगदान किसका है? कपड़ा इंडस्ट्री का है। इंडिया का अगर नंबर 1 देखोगे आप तो जूट के उत्पादन में नंबर 1 है, हम सबसे बड़ा है। और रेशम के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में हम जो है वो दूसरे सबसे बड़े हैं। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना। चाइना जो है वो सबसे ज्यादा करता है। लेकिन हमारा जो नाम आया है कि रेशम और कपास में हम सेकंड बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो आया है कि हमारी जमीन, कितनी जमीन में हम कपास की खेती और सिल्क की खेती करते हैं, सिल्क का कीड़े पालते हैं, उस हिसाब से जो अपना एरिया है उस हिसाब से हम सेकंड पोजीशन पे हैं। और प्रोडक्शन के पार्ट में अगर हम देखें तो जूट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। बंगाल के आसपास जो है वो जूट का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। पानी बहुत ज्यादा चाहिए इस फसल को और इसके कपड़े बनते हैं कोरस, थोड़े से जो बड़े और जो है जिसमें कहें खुरदरे टाइप के कपड़े होते हैं, बारीक और महीन कपड़े नहीं बनते इससे। तो जूट के मामले में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर है और सिल्क और कॉटन के मामले में दूसरे। अब उसके बाद में मैन मेड जो फाइबर है जिसमें आपका पॉलिस्टर, रेयन वगैरह ये आ जाते हैं, उसमें दूसरा सबसे बड़ा स्थान अपना है। कपड़ा और जो गारमेंट्स है, तैयार कपड़ा जो अपन शर्ट पैंट वगैरह बना के बेचते हैं, उसके एक्सपोर्ट में अपना कौन सा स्थान है? 6ठे नंबर का स्थान है। 6ठे नंबर का। हम वियतनाम से भी पीछे आते हैं, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और उसके बाद टर्की का भी शायद स्थान है। अपनी पोजीशन कितने नंबर की है? 6ठे पोजीशन की है। वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी जो कपड़ों का एक्सपोर्ट होता है उसमें 4% है। और ये पैसे वाला मामले में देखें तो 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त वर्ष 2025 में। ये ट्रंप ने जो रायता फैलाया है अपने एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके टेरिफ नॉन टेरिफ के चलते बहुत सारी समस्याओं का हमने सामना किया है। अगर कपड़े में देखें अपन सेक्टर वाइज तो कौन से टाइप का कपड़ा हम कितना उत्पादन करते हैं, अपना 100% देखें तो वित्त वर्ष 25 में कपड़ा निर्यात में कौन सा कितना निर्यात हमने किया? तो सबसे ज्यादा हमने निर्यात किया रेडीमेड गारमेंट्स, जिसमें आपके जींस टी शर्ट वगैरह या फिर और कोई कपड़े आते हैं मैन और वुमेन के, वो हमने जो वो एक्सपोर्ट किए 42.7%। जो कपास या कॉटन वाले सूती कपड़े हैं जो इंडिया के ब्लॉक प्रिंट और ये सांगानेर अपने सूती कपड़ों और प्रिंटिंग होकर के जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी हिस्सेदारी रही है 32.8%। ये अपनी एक स्पेशलिटी है, इसके अंदर अपनी फिर भी महारत है क्योंकि सिर्फ कॉटन क्लॉथ और उसके ऊपर अलग अलग तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग और जो वो अलग अलग तरीके से अपन भेजते हैं उसमें अच्छा खासा अपना योगदान है। उसके बाद कपड़ों से बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम जिसमें सजावटी सामान और वो सब, उनका योगदान रहा 14.1%। कारपेट हमने भेजे हैं 4.7%। और उसके बाद जूट के बने हुए प्रोडक्ट 4.1%। और उसके बाद सिल्क वाले प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम अपने 1.1% के आसपास है ना। जूट वाला है 1.1%, कारपेट 4.1%, हैंडीक्राफ्ट वाला 4.7% और जो अपना मैन मेड टेक्सटाइल हाथ से बने हुए जो अपने कपड़े होते हैं, जब बनारसी साड़ी और वो अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं, उनका 14.1%। और कपास वाले जो कॉटन सूती कपड़े हैं वो 32.8% और रेडीमेड गारमेंट्स है उनका योगदान है 42.7%।
तो अगर ब्रेकअप ऐसा पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन से, तो पहले दूसरे तीसरी पोजीशन तो अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले रेडीमेड कपड़े हम बेचते हैं, 2 नंबर पे सूती कपड़े बेचते हैं, और 3 नंबर पे हम बेचते हैं मैनमेड, जो अपने आर्टिफिशियल जो पॉलिस्टर वगैरह के बने हुए कपड़े होते हैं वो उनको हम बेचते हैं। उसके बाद में हम देखें तो विनिर्माण को बढ़ावा देने की प्रमुख पहल सरकार ने इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या किया। एक तो पीएलआई स्कीम, अपने कल परसों बात भी की थी इसकी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव वाली बात है। मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा उन उद्योगों को और ज्यादा प्रोत्साहन देगी और ज्यादा इंसेंटिव देगी जो अच्छा करते हैं। मतलब यहां पर मेरिट को और ज्यादा मतलब एप्रिशिएट करने के लिए कि आप अच्छा करो किसी सेक्टर में और हम आपको और ज्यादा मदद करेंगे, आपको और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आप ज्यादा बेहतर एक्सपोर्ट भी कर पाओ। तो वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 में शुरू हुई और वर्तमान में 1.97 लाख करोड़ रुपए की खर्चे के साथ में 14 प्रमुख सेक्टर में, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े वाला, या फिर फार्मास्यूटिकल, या फिर सीमेंट, और सारे अलग अलग क्षेत्र जो अपने देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ में विदेशों में हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाए। अच्छा, उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, प्रमुख क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो निवेश आए। इसका एक और सबसे बड़ा कारण जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो चाइना की तुलना में ज्यादा पड़ती है। अब चाइना की तुलना में अगर हमारी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया में चाइना की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो हमारे यहां से कौन खरीदेगा चीजें। तो अपन भारत सरकार का यह मानना है कि आप तो हमारे यहां बनाओ, और चाइना और आप वाले में जो गैप आता है, आप जिससे कॉम्पीट नहीं कर पाते हो, हम आपको वो पैसा देंगे। कौन सी स्कीम के तहत? पीएलआई के तहत, परफॉर्मेंस इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव के तहत। इसमें आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करोगे, आप हम पे विश्वास करोगे कि हमारा मार्केट जो है वो स्टेबल है और सरकार हमें सपोर्ट करेगी, है ना। तो पीएलआई उसमें, तो इससे ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले आके और देश वाले आके अपने यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बनाएंगे, और बड़े लेवल पर जब हम प्रोडक्शन करने लग जाएंगे तो इस इंसेंटिव की जरूरत पड़ेगी नहीं, चाइना के बराबर कॉम्पीट करेंगे। भाई कोई भी सामान जब बनाया जाता है छोटे लेवल पर तो उसकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा होती है, बड़े लेवल पर बनाया जाएगा तो उसकी इनपुट कॉस्ट उतनी ही कम होती चली जाएगी, तो वो विश्व बाजार में उतना ही प्राइस के मामले में कॉम्पिटिटिव होता चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए अपना है। तो सितंबर 2025 तक 2 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश अपने को इस पीएलआई के लागू होने के बाद प्राप्त हुआ है, और 12.60 लाख से अधिक प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष रोजगार इसके कारण, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह लगेंगी तो ज्यादा रोजगार पैदा होगा, और 8.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हमने निर्यात किया है स्कीम के बाद में। तो एक अच्छा सवाल बनता है पीएलआई को लेकर के, कितने सेक्टर? 14। कितना इसका जो है वो वर्तमान में 1.97 लाख। इससे क्या होगा, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन और निर्यात में हमारे प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, रोजगार पैदा होंगे और साथ में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2025-26 में किसकी घोषणा की गई? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की। इसका उद्देश्य क्या? 2035 तक जीडीपी के अंदर कंस्ट्रक्शन वाला सेकेंडरी सेक्टर है, उसका योगदान जो अभी वर्तमान 2023 में 12.9% है, उसको बढ़ा के कितना? दुगना, 25% करना। इससे क्या होगा? रोजगार ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा रोजगार बनते हैं कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो 143 मिलियन रोजगार पैदा करना, और साथ में ग्लोबल वैल्यू एडिशन चेन, यानी कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, चाहे वो ऑटोमोबाइल के लिए पार्ट्स बनाना हो, दवाओं के लिए कोई, या फिर मेडिकल साइंस के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के लिए, या फिर ऑटोमोबाइल के लिए कुछ भी बनाना हो, उसमें ग्लोबल वैल्यू चेन में चाहे फाइनल प्रोडक्ट बेचे या उसके कंपोनेंट पार्ट बना के बेचे, या फिर कोई दूसरे देश में इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए बैकअप लिंकेज के रूप में या बैकवर्ड लिंकेज के रूप में हम उसको कोई जो है वो सप्लाई करें। तो उसके लिए हम वैल्यू एडिशन चेन में अपनी एक मजबूत दमदार उपस्थिति दर्ज कराएं और अपना जो है वो एक्सपोर्ट उसमें कितना बढ़ाना? 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य देश के अंदर इनोवेटिव जो आइडिया जिनके पास है, फैक्ट्री और इंडस्ट्री और विनिर्माण क्षेत्र में, उसको बढ़ावा देना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस लेके आना, और अपने देश में जिनको प्रायोरिटी के ऊपर हम रखते हैं उनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को स्थापित करने के ऊपर जोर देना, बल देना। तो ये एक नया इसी जो है वो अपने इस बजट में
इसकी घोषणा की जाएगी, की गई, और उसमें ज्यादा से ज्यादा पिछले वाले जो वित्त वर्ष में बजट में घोषणा की गई, और इसमें ज्यादा से ज्यादा अपन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाएं और विश्व में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब उसको लेकर के 2-3 और ये प्रीलिम टाइप के सवाल होते हैं जिसके अंदर निकलते हैं। तो एक तो साइंटिफिक रिसर्च आउटलुक जो है उसके अंदर भारत की जो है वो स्थिति स्कॉलरली पब्लिकेशन मामले में तीसरे पोजीशन पे है। मतलब अपने देश में रिसर्च और इनोवेशन, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस का हो, या किसी भी चीज का हो, उससे रिलेटेड जो रिसर्च जर्नल होते हैं उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट पर आधारित, या फिर मार्केट की स्थिति पर आधारित, या एनालिसिस या मौलिक वर्क के आधार पर किसी व्यक्ति ने काम किया और उसको पब्लिश कराया एज ए रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के मामले में हम दुनिया में कौन से नंबर पर हैं? तीसरी पोजीशन पे है। एक और है, ये ब्रिटेन की या यूके की एक जो है वो कंपनी है जिसका नाम है क्वार्क-वेरेली साइमंड्स। ये दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है, किस आधार पर उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च और डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दिया जाता है, उस यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों का कितना नामांकन है, उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च का फंड कितना है, उस यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या है, उस यूनिवर्सिटी में लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बहुत सारे मानक हैं। उन मानक के आधार पर ब्रिटेन की यह संस्था जिसका नाम क्यूएस, क्वार्क-वेरेली साइमंड्स, ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटी को रैंक देती है। तो इसका जो रैंकिंग 2026 अभी लेटेस्ट आया, उसमें इंडिया के जो यूनिवर्सिटी थी वो जो 2015 में 11 सिर्फ इंडिया की यूनिवर्सिटी इसमें रैंकिंग ले पाई थी, अब जो है वो 26 में कितनी हो गई है? 54, जिसमें अपने इंडिया के अंदर जितनी आईआईटी है उनमें आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, या फिर आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस दुनिया भर की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, उनमें अच्छी खासी रैंकिंग है। लेकिन टॉप 10 वाली में अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आ पाए हैं, बट इस लिस्ट में आना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। तो भारत रैंकिंग के मामले में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देने वाला ऐसा देश जिसकी सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में आए हैं, वो कौन से नंबर का देश है? चौथे नंबर का देश है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अपना यूएन का एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, इसका नाम सुना आपने? तो ये क्या काम करता है? दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने कोई मौलिक रिसर्च, आविष्कार या कोई नया एक कोई भी चीज की है तो उसका पेटेंट करने का काम, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये काम करता है पूरी दुनिया में। मान लो कि भारत ने कोई नया एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया और उसका यूज करके आगे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में क्रांति आ जाए, तो बनाया किसने है? भारत की संस्था ने। अब उसको बना के बाजार में बेचे, उसका और आधारित जो भी चीजें हैं, कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, मोबाइल बने, वो कौन बेचे? जिसने बनाया उसको। अब मान लो कि चाइना जैसा अग्रेसिव देश वो कहे कि इंडिया वालों ने बना तो लिया ही, अब उसी के ऊपर आधारित अपन भी बना के उससे जल्दी मार्केट में बेचे, तो फिर भारत ने जो मौलिक रूप से रिसर्च किया, जो इतना अपना दिमाग लगाया, अपने संसाधन खर्च किए, उसका फायदा तो इंडिया को मिला ही नहीं। तो इसलिए ये WIPO जो है वो पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट वगैरह को सुरक्षित करने के लिए दुनिया भर में काम करता है, और इसी के द्वारा एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 2019 में कौन सी पोजीशन थी? 66वीं। 2025 में कितनी आ गई है? 38वीं आ गई है। इसके अंदर अगर हम देखें तो जो पूरी दुनिया में जो है वो मिडिल इनकम वाले देश है उनमें जो है, और एशिया वाले जो दक्षिण एशिया के देश है उसके अंदर भारत की पहली पोजीशन है। आगे बात, मिडिल इनकम वालों में तो टॉप में आ रहे हैं, और दक्षिण एशिया के अंदर अपन नंबर 1 है WIPO के कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये किस पर आधारित है कि नए रिसर्च डेवलपमेंट, नया इनोवेशन करने के मामले में कौन सा देश आगे है, तो उसको लेकर के एक इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसका नाम है। जो अपने बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जो है वो दुनिया के टॉप 50 ऐसे शहरों में है जहां पर इनोवेशन क्लस्टर, इनोवेशन इंसेंटिव क्लस्टर जो है वो बने हुए। अब ये जो एक टेक्निकल शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे शहर जहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, जहां पर रिसर्च की जाती है, उनके रिसर्च के आइडिया को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप का माहौल अच्छा है, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टर जो है वो पैसा खर्च करने वाले इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर खूब सारे हैं,
और स्टार्टअप फिर बड़े हो जाए तो उस बड़े लेवल पर इंडस्ट्री के रूप में काम करने का माहौल अच्छा है, प्लस फिर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट चेन वहां पर अच्छी है। ये सारी चीजें जहां सुविधा होती है वो शहर क्या होते हैं, इनोवेशन इंटेंसिव क्लस्टर्स होते हैं। दुनिया के टॉप ऐसे इनोवेशन इंटेंसिव क्लस्टर्स जो हैं उनमें इंडिया के 3 शहर कौन कौन, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई को स्थान मिला है। उसके बाद हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर के मामलों में देखा जाए तो ट्रेडमार्क जो है उसमें हम चौथी पोजीशन पे हैं, नए ट्रेडमार्क हमने अप्लाई किए हैं, पेटेंट के मामले में छठे हैं और औद्योगिक डिजाइन के मामले में 7वें हैं। आपको पढ़ाया जाता है इकोनॉमी में बेसिक ये कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर सकता, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो अलग से ले लेंगे किसी दिन इनको, है ना। अच्छा, विश्व में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन WIPO है वो अपनी उद्यमिता नीति सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और इस तरीके का इकोसिस्टम या कल्चर डेवलप किया जा रहा है। उसमें विश्व को 12वें स्थान पर, मतलब जहां की सरकारें प्रो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, जो निवेश हुआ है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उसको प्रोत्साहन देने के लिए रेड कारपेट, सिंगल विंडो सिस्टम, इस तरीके की चीजें जो वहां पर की जाती है, उस मामले में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 12वीं पोजीशन पे है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में एक काम करती है डिपार्टमेंट जिसका नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ये जो है वो स्टार्टअप के बारे में एक डाटा अपने को यहां दिया है। तो 2016 में जितने स्टार्टअप थे उनकी संख्या थी 500 और 2025 में बढ़कर ये कितनी हो गई है, 2 लाख हो गई है। हर वर्ष तेजी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, ये भी एक डाटा अपने को दिखाया है। उसके बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा दुनिया भर में जो भविष्य की टेक्नोलॉजी या आज की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और तेजी से नई रिसर्च करने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर जो है वो जारी करता है। यानी कि कौन सा देश बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग में या क्वांटम फिजिक्स में कितनी नई रिसर्च कर रहा है, उस आधार पर इसके द्वारा एक जो है वो ट्रैकर जारी किया जाता है जो ट्रैक करता है कौन सा देश कैसा काम कर रहा है। तो भारत जो है वो अब जो 64 इंपोर्टेंट नई टेक्नोलॉजी है उनमें से 45 के मामले में पहले 5 देशों में शामिल है। यानी कि भारत की पोजीशन या तो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे या तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है। ऐसी 64 टेक्नोलॉजी पहचानी गई है जो भविष्य की साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रभावित करेंगी, दुनिया को प्रभावित करेंगी। उनमें से कितनी टेक्नोलॉजी में इंडिया की पोजीशन टॉप पर है, 45 में पहली से 5वीं रैंकिंग है। जैसे कि हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तो पहला इसने ग्रुप बनाया है डिफेंस, स्पेस और रोबोटिक्स और जो है वो अपना कम्युनिकेशन वाले में या ट्रांसपोर्टेशन वाले में। तो उसमें हम एयरक्राफ्ट इंजन बनाने में तीसरे नंबर पर, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि मरीन और पनडुब्बी बनाने में तीसरे नंबर पे, ड्रोन और जो है वो रोबोट वगैरह बनाने में चौथी पोजीशन पे है। क्वांटम कंप्यूटिंग में हम जो वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में तीसरे नंबर पर और क्वांटम सेंसर बनाने में चौथे नंबर पे। बायोटेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वैक्सीन वगैरह बनाने में उसमें सेकंड पोजीशन पर, नई एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग खोजने के मामले में तीसरे नंबर पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको इनमें से 2-3 चीजें जैसे खास करके क्वांटम कंप्यूटिंग वाला आजकल काफी चर्चा में है, इसकी रैंकिंग अपने को अगर कहीं पर सामने आती है तो उसमें पता होनी चाहिए। बायोफ्यूल के मामले में जो अपना बायोफ्यूल पॉलिसी चल रही है उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीजें आपके काम की यहां पर बन जाती है कि भारत की रैंकिंग टॉप 5 में किस किस में आती है। एक लास्ट कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है खास करके उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा कम खर्च होता है। ये लगता है कि हम एक तरीके से दुनिया भर में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उन्हीं के प्रोडक्ट की फिर जो वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ट्राई करते हैं या फिर उनके पेटेंट के हिसाब से उनको पैसा देके उनकी रॉयल्टी देकर के प्रोडक्शन यहां पर करते हैं और उस मामले में हम कॉम्पिटिटिवनेस में थोड़े से पीछे छूट जाते हैं। तो भारत इतना बड़ा देश, विश्व की बड़ी इकोनॉमी में से एक,
लेकिन फिर भी यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट में तुलनात्मक रूप से जीडीपी का अगर परसेंटेज वाइज देखें तो खर्चा बहुत ही कम होता है। तो उसका एक कारण यह है कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी जो है वो अपने जो वो सिक्योरिटी भी है, डिफेंस भी है और भी दूसरे सेक्टर हैं, और पुराने जो हमारे लोन्स चल रहे हैं उसको रीपेमेंट भी करना है। उसके चलते रिसर्च और डेवलपमेंट पर तुलनात्मक रूप से उतना हम खर्च नहीं कर पाते जितना चाइना, अमेरिका और दूसरे देश करते हैं। उसमें भी एक बड़ा कारण यह है कि जो यूरोप, यूरोप और अमेरिका और विकसित देश है, वहां का प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा खर्च करता है, जबकि इंडिया के साथ में ये वाली जो है वही कॉन्स्टेंट है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है, बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर उतना पैसा खर्च नहीं करते। तो उसको लेकर भी एक बात कही कि अपना जो अब जीडीपी है टोटल, उसका रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही कम अपना खर्चा है, वैश्विक औसत से तो बहुत ही कम है अपना। और एक इसमें सबसे बड़ी बात जो सरकार को करना भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर प्रमोट करने के लिए उनको एक सुरक्षित माहौल, इंसेंटिवाइज यहां पर करना चाहिए। तो ये अपना इंडस्ट्री वाले सेक्टर का टोटल आउटपुट है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक चीज बची है, वो है एमएसएमई। अब चूंकि इसी के साथ में हम एमएसएमई लेते तो ये वीडियो बड़ा हो जाता और उसको डिटेल थोड़ी सी हाईलाइट हम नहीं कर पाते, तो इसलिए हम एमएसएमई की एक अलग से क्लास बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।